नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2018 से शुरुआत की गई थी। जीएस 1 के 10 सवाल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके। आज के लेक्चर में उसके आगे के सवाल पे हम एनालिसिस करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे पेड ग्रुप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए 2 में से किसी भी नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज का पहला और सीरीज का 11वां सवाल है इंडियन इकोनॉमी की एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षतिग्रस्त होने के बारे में। कब हुई? उन 200 वर्षों में जब ब्रिटिश का शासन रहा है। तो क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से खुद बता रहा है कि भाई 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। आपको इस चीज़ की व्याख्या करनी है या एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, आपको अलग अलग इंसिडेंट लिखने हैं जहाँ पे ये बात स्पष्ट होती हो कि हाँ, ब्रिटिश के पॉलिसीज़ से, उनके आगमन से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद आपको अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लेके बताना पड़ेगा कि उन पे किस प्रकार से अंग्रेज़ों की पॉलिसी के खराब प्रभाव पड़े हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जब आप भूमिका बनाएंगे या जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो जो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई 200 वर्षों में जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचा है, तो आप शुरू करेंगे ये कहते हुए कि प्री ब्रिटिश टाइम, यानी कि जब अंग्रेज़ों का आगमन नहीं हुआ था उस समय भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, उसको पॉलिसीज़ की इतनी मार नहीं झेलनी पड़ती थी, वो स्टैग्नेंट नहीं थी, उसमें ठहराव नहीं था, और साथ में उस समय गरीबी की भी समस्या इतनी भयानक, इतनी भयावह नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आगमन के बाद से लेकर उन 200 वर्षों तक जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया, इकोनॉमी की स्थिति बुरी होती चली गई। देखिए, पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंसी पे आधारित थी। सेल्फ सफिशिएंसी का तात्पर्य है आत्मनिर्भर थी। अंग्रेज़ों ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि ये जो आत्मनिर्भरता थी ये हमसे छिन गई। देखिए दोस्तों, जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जो मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो 2 होते हैं। एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है इंडस्ट्री। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके देश के विकास में बहुत अहम योगदान निभाएंगी, और इन दोनों को ही अंग्रेज़ों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, इनको मॉडर्नाइज होने नहीं दिया। तो पूरी इकोनॉमी कैसे चलेगी? क्योंकि ये दोनों अपने अपने लेवल पे क्षतिग्रस्त हुए, इसी वजह से पूरी इकोनॉमी क्षतिग्रस्त हुई थी। पहले अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा अंग्रेज़ों ने किसानों पर जोर डाला कि वो खाद्य फसलों को छोड़कर वाणिज्यिक फसलें उगाएं, यानी कि फूड क्रॉप छोड़कर कैश क्रॉप्स उगाएं। इससे हुआ ये कि फूड क्रॉप की कमी आई। फूड क्रॉप की कमी आएगी तो देश में जो फूड सिक्योरिटी है वो संकट में आ जाएगी। देश में मौजूद सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाना नहीं होगा, पर्याप्त भोजन नहीं होगा। इसी वजह से अगर हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पाते हैं कि समय समय पर भूखमरी वाली सिचुएशन आती चली गई, फमाइन्स आते चले गए। तो एग्रीकल्चर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। और अब अगर बात करें इंडस्ट्री की तो देखिए, 2 बेसिक उद्योग थे, 2 ऐसी इंडस्ट्री थी जो इंडिया में अच्छी चल रही थी। पहली थी हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हस्तशिल्प, और दूसरी थी कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योग। इनमें छोटे छोटे लेवल पे लोग अपनी मेहनत से, अपने हाथ से चीज़ें बना बना के बेचते थे और अपना योगदान दिया करते थे भारत की इकोनॉमी में। लेकिन ये इंडियंस की तरक्की ब्रिटिशर्स को कहाँ मंजूर थी, तो उन्होंने ऐसी लूटपाट मचाई कि इंडस्ट्रीज़ भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। देखिए, जो उनकी लूटपाट की नीति रही है, जो आर्थिक शोषण की नीति रही है, इसको हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। जो दोस्तों पहला दौर था वो था 1757 से
करीब करीब 1813 के आसपास तक। ये जो फेज़ था इसको हम लोग मर्केंटाइल फेज़ या फिर वाणिज्यिक चरण कहते हैं, और इसमें जो मेन फोकस था वो था आर्थिक लूट। भारत से जितना ज़्यादा पैसा लूट सको उतना लूट लो, और इसके लिए नीति क्या अपनाई गई? देखिए, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट मिलता था उसको यहाँ से सस्ते दामों में हम लोग खरीद लेते हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है जो कि 30 रुपये का है, उसको कोशिश करके हम लोग 10 रुपये में ख़रीद लेते हैं, और इस सस्ते प्रोडक्ट को हम लोग यूरोप में जाके महंगा बेचते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसिव वो बेचते हैं उसको। मान लीजिए जो 10 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदा है, यहाँ पे वो उसको 100 रुपये में बेचते हैं। तो देखिए कितना उन्होंने कमा लिया। लेकिन क्या इस पूरे प्रोसेस में कहीं हमारे किसी व्यक्ति का, किसी इंडस्ट्री का, किसी एक यूनिट का कुछ कल्याण हुआ? नहीं, हमारा तो फिर भी शोषण हो रहा था, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमसे सस्ते से सस्ते दामों में ख़रीदा जा रहा था। साथ में अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली जाए, एकाधिकार एस्टैब्लिश कर लें। तो इसीलिए जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे, यानी कि डच थे, पोर्चुगीज़ थे, फ्रेंच थे, वो उनसे अलग अलग जगहों पे युद्ध लड़ते रहे। और यहाँ पे उन्होंने भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसको भी छेड़ना शुरू किया, एग्रेरियन स्ट्रक्चर को बदला, नई नई तरीके की नीतियाँ लाए, यहाँ रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस प्रकार से जो पहला चरण था इसमें मेन फोकस था कैसे भी हम धन इकट्ठा कर ले, लूटपाट करें, आर्थिक शोषण का ये पहला चरण था। फिर दोस्तों जो दूसरा चरण था वो करीब 1813 से शुरू होकर 1858 या कई लोग कहते हैं 60 तक चलता रहा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो मशीन्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, और इस औद्योगिक क्रांति के लिए चाहिए था कच्चा माल, चाहिए था रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? ये आएगा भारत से। तो इस चरण में होता यह है कि अंग्रेज़ यहाँ से तो ले जाते हैं रॉ मटेरियल, और इंग्लैंड में उससे बनाते हैं प्रोडक्ट, और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को वो वापस भारत में ही बेचते हैं। और अब ये और ज़्यादा भारतीय इंडस्ट्रीज़ के लिए गंभीर इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आया करता था इस पे किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगती थी, तो ये बहुत सस्ता मिलता था। तो अब आप बताइए, आपके सामने दो प्रोडक्ट्स हैं, एक जो है वो आपको महंगा मिल रहा है, एक जो है आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप कौन सा चुनेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि आदमी चीप प्रोडक्ट ही चुनेगा और कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं चुनेगा। ये चीप प्रोडक्ट कौन सा था? जो इंग्लैंड से आ रहा था, जिस पे ड्यूटी नहीं लग रही थी, उसका कच्चा माल इंडिया से ही जा रहा था, लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के वो इंग्लैंड से भारत में आ रहा था। और कॉस्टली प्रोडक्ट कौन सा था? ये वो प्रोडक्ट था जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बना रहे थे, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ बना रही थी, जो यहाँ के आर्टिसंस बना रहे थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके इस फेज़ में इंडिया की इंडस्ट्री को और बड़े बड़े झटके लगे। भारत का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट मार्केट था वो ध्वस्त हो गया। यहाँ पे भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया और तैयार माल का आयातक बन के रह गया। जो इंग्लैंड से सस्ते कपड़े आ रहे थे वो इंडियन मार्केट में चारों तरफ दिखाई देते थे। यहाँ के जो लोकल कपड़े थे जो महंगे थे वो धीरे धीरे करके कोलैप्स होते चले गए। साथ में इसी फेज़ में अंग्रेज़ों ने किसानों पर जोर डाला कि वो फूड क्रॉप्स ना उगा के कैश क्रॉप्स उगाएं। यानी कि उनको कहा गया कि भाई आप खाद्यान्न फसलें ना उगाएं, आप वाणिज्यिक फसलें उगाएं। वो भी इसलिए क्योंकि इसमें भी अंग्रेज़ों का ही स्वार्थ था, उनका फ़ायदा था, उनका प्रॉफिट था। आगे चल के इसी से हम देखते हैं कि भारत में कितने ज़्यादा फेमाइंस आते हैं, कितनी ज़्यादा भूखमरी की हालत हो जाती है, गरीबी कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती है। फिर जो इसका तीसरा चरण था वो 1858 के आसपास से शुरू होकर 1947 तक चलता है। इसमें क्या? इसमें निवेश हुआ। इसको वित्तीय पूंजीवाद का भी चरण कहा जाता है। इस चरण में इंग्लैंड से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा निवेश भारत आया, लेकिन क्या वो निवेश ने इंडियन इंडस्ट्री को ऊपर उठाने में, उनको बेहतर करने में किसी भी तरीके की भूमिका निभाई? तो उत्तर है नहीं। वो उन्हीं सेक्टर्स या उन्हीं फील्ड्स में लगाया गया जहाँ पे ब्रिटिश के खुद के इंटरनल मोटिव्स फुलफिल हो रहे थे, जो उनके निहित स्वार्थ है उनकी पूर्ति हो रही थी। तो ऐसे ही क्षेत्रों में ये इन्वेस्टमेंट जो इंग्लैंड से आ रहा था लगाया जा रहा था, जैसे कि रेल। अब रेल क्या करेगी? ब्रिटिश का जो माल है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करेगी। उसके अलावा टेलीग्राफ, उसके अलावा टेलीग्राम, अब पूरा पोस्टल सिस्टम। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश का फ़ायदा होगा उनमें ये निवेश लगाया गया।
तो यहाँ भी कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के हाथ में नहीं लगा। जो भी अंग्रेज़ों ने सेटअप किया, जो भी अंग्रेज़ों ने निवेश किया, उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो किया गया। एक ही उसमें औचित्य था कि एकाधिकार विकसित हो पाए, और काफ़ी हद तक वो उसमें पूरे भी करते हुए देखे गए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी तो क्षतिग्रस्त हो गई थी। सिर्फ जो पैसा जा रहा था वो अंग्रेज़ों के पास जा रहा था, यानी कि एक देश के तौर पे जहाँ पे अंग्रेज़ राज कर रहे हैं वो भारत तो गरीब होता जा रहा था, लेकिन अंग्रेज़ी अफसर की जेबें भरती जा रही थी। यहाँ तक कि होम चार्जेस के नाम पे भी बहुत सारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था भारत से। होम चार्जेस क्या भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी एक शेयर होल्डिंग कंपनी थी, उसके शेयर्स कई लोग लेते थे, तो उनके पास जो भी डिविडेंड का पैसा जाता था वो भी इस होम चार्जेस के नाम पे ही जाता था। जो भारत में अंग्रेज़ी सोल्जर सर्व कर रहे थे उनका पैसा भी भारत से जाता था। उसके अलावा जो बाकी अफसर थे, ब्रिटिश इंटरेस्ट वाले या खुद ब्रिटिश के लोग, उनका भी पैसा होम चार्जेस के ही नाम पे जाता था। तो हर जगह से आर्थिक लूट मचा रखी थी अंग्रेज़ों ने, इकोनॉमी को क्षतिग्रस्त किया, एग्रीकल्चर को ख़राब किया, इंडस्ट्रीज़ को ख़राब किया, और जो पैसा उनके स्वयं के इस्तेमाल के लिए जाता था वो भी इंडियन तिजोरी से ही जाता था। तो इस उत्तर में इस प्रकार से आपको दिखाना है कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को तबाह कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, एक्सप्लेन करना है या फिर व्याख्या करनी है। शुरुआत आप कैसे करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया प्री ब्रिटिश एरा की इकोनॉमी, जब अंग्रेज़ नहीं आए थे उससे पहले कैसी अर्थव्यवस्था थी, उसकी तुलना ब्रिटिश के आगमन के बाद की अर्थव्यवस्था से कर सकते हैं। वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर आपको अलग अलग एरियाज़ लेने हैं, अलग अलग क्षेत्र लेने हैं, और बताना है कैसे ब्रिटिश ने उन क्षेत्रों का शोषण किया, कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया, डिस्ट्रॉय किया, और कैसे इन एक एक क्षेत्रों के एक्सप्लॉइटेशन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ही क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो देखिए आंसर में हमने लिखा है कि ब्रिटिश के अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी क्षतिग्रस्त नहीं थी, लेकिन एक बार वो आ गए, उन्होंने शोषण शुरू किया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना दयनीय हो गई। फिर अलग अलग यहाँ पे स्फीयर्स लिए हैं। सबसे पहले विलेज पे या फिर गाँव पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। शुरुआत में गाँव जो सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे, उस अर्थव्यवस्था को, उस सिस्टम को उन्होंने बर्बाद कर दिया, और शुरू हुआ एक आर्थिक शोषण का, एक दरिद्रता का दौर। हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी बर्बाद हो गई। हमने पूरा प्रोसेस पीछे देखा, बाहर से यानी इंग्लैंड से किस प्रकार से सस्ता माल आता था और इंडिया में बेचा जाता था। जो इंडिया के लोग थे वो हाथ से मेहनत करके माल बनाया करते थे, तो उस माल की कॉस्ट जो है ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू उस माल के जो औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड से बन के आ रहा था। इस वजह से लोग हैंडीक्राफ्ट से बनाए हुए कॉस्टली माल को चुनना पसंद नहीं करते थे और अंग्रेज़ी माल को चुनते थे जो कि सस्ता होता था, और ऐसे करके हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योग बर्बाद होते चले गए। फिर होम चार्जेस के नाम पे अलग अलग प्रकार के पैसे भारत से ही लिए जाते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ जारी रहा। जो होम चार्जेस के नाम पे धन का निर्गमन है वो अलग अलग एरियाज़ में हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिसर की सैलरी यहाँ से जाती थी, डिविडेंट यहाँ से जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। उसके अलावा जो ऐसे सैनिक थे, जो ऐसे ऑफिसर्स थे, जो ऐसे लोग थे जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व कर रहे थे, उनकी सैलरी भी यहीं से जाती थी। यहाँ तक कि कुछ तथ्यों से पता पड़ता है कि जो भारत की कुल राष्ट्रीय आय थी, लगभग उसका 10% इंग्लैंड जा रहा था इसी धन के निर्गमन के अंदर, ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंदर। और जब रुपया ही नहीं रहेगा तो विकास कैसे होगा? तो धन के इस निरंतर ड्रेन से, इस निरंतर निकासी से देश का जो विकास है वो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद जैसे बात की मॉडर्नाइजेशन पे, तो ध्यान दिया नहीं गया। 16वीं 17वीं सेंचुरी के आसपास जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत बेहतर थी। जो भारत है वो एक इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री के रूप में जाना जाता था, लेकिन एक बार अंग्रेज़ आ गए उसके बाद उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए इस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। और अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के साथ मॉडर्नाइज नहीं होंगे, तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। वही हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ हुआ। मॉडर्नाइजेशन के अभाव में, आधुनिकीकरण के अभाव में वो बहुत पीछे छूट गई। एक्सपोर्ट्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। एक्सपोर्ट या निर्यात के नाम पे क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल, रॉ मटेरियल। और क्यों? क्योंकि वही रॉ मटेरियल
इंग्लैंड में जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा। इस कच्चे माल को इंग्लैंड में चाय, कॉफ़ी, तिलहन जैसे अलग अलग ब्रिटिश उद्योग चलाने के लिए आवश्यक माना जाता था। उसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन का अभाव रहा। कोई भी मोटा पैसा ऐसा नहीं आया जो भारतीय इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो जिससे कि वो इंडस्ट्री ग्रो करे। तो देश में पूंजी निर्माण हो ही नहीं पाया। सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया जो ब्रिटिश के हितों की पूर्ति का कार्य करती थी। इंडियन इंडस्ट्री पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस सब के पीछे वजह क्या थी? एक ही वजह थी कि हमको एकाधिकार इस्टेब्लिश करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम इंडिया से खींच सकें। और अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनको फोर्स किया गया कि वो फूड क्रॉप्स को छोड़ के कैश क्रॉप्स उगाएं, जिसकी वजह से आगे फूड सिक्योरिटी से संबंधित समस्याएं हम देखते हैं। और लगातार अकाल और भुखमरी का दौर भारत को परेशान करता रहा। इस प्रकार से आपने अलग अलग एरियाज़ लेके ये स्पष्ट कर दिया कि हाँ, इंग्लैंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण तो किया है। अब यहाँ पे हम ख़त्म करने के लिए कोई डेटा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने सेंसस डेटा लिया है 1818 का। उसमें ये बताया गया है कि उस समय 61% जो इंडिया की आबादी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। धीरे धीरे यह फिगर बढ़ता चला जाएगा और जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए तो करीब 73% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। यानी आप देखिए, दूसरे सेक्टर में जॉब नहीं थी और एग्रीकल्चर भी कुछ कमाल नहीं कर रहा था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने। तो इसीलिए भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। और अब जो हमने पूरे अपने आंसर में लिखा है किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ है, उसी को समराइज करते हुए हम अंत में निष्कर्ष में ये लिखेंगे कि हर संभव तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया। तो यानी जो आपने आंसर में लिखा वही आपने कंक्लूजन में यहाँ पे दोहरा दिया, तो आपके आंसर को और मजबूती मिल गई और कन्विक्शन के साथ आपने अपने उत्तर को समाप्त कर दिया। फिर दोस्तों, हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन तो आ चुका है, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, भारत का शोषण किया। अगर एग्ज़ाम में थोड़ा अलग प्रकार का सवाल आ जाता है कि क्या एडवांटेजेस रहे भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के, तो वो लाभ हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ। तो पहला हम लोग जो लिखेंगे वो सब हेडिंग होगी कनेक्टिविटी। कैसे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने काम किया। रेलवेज़ 1853 में देश में इंट्रोड्यूस हुए। बॉम्बे से थाने जाने वाली पहली रेलवे लाइन ऐसी बिछी थी। और बाद में आपको मालूम है कैसे इसी रेलवेज़ ने भारत के नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में कितना बड़ा योगदान निभाया है। उसके अलावा दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में स्टीम शिप्स का इंट्रोडक्शन किया। लॉर्ड क्लाइव पोस्टल सिस्टम को लाने के लिए जिम्मेदार हैं। 1766 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इसको एक्सपैंड किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो आज कम्युनिकेशन के जो क्षेत्र में ये अहम भूमिका निभा रहा है, इसकी शुरुआत 1766 में की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। पहली टेलीग्राफ लाइन जो है वो 1853 में बिछी थी, कैलकाटा से आगरा। फिर देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन में उनका क्या योगदान रहा। इसको 3 सब हेडिंग में हम बांट सकते हैं। एक तो सिविल सर्विसेज में, दूसरा करप्शन कम करने में, और तीसरा अलग अलग प्रकार के नियम या कानून बनाने में। तो देखिए, सिविल सर्विसेज में मॉडर्न सिविल सर्विस का इंट्रोडक्शन किया गया और उन्हीं में कई सुधार किए गए। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए वेलेस्ली ने विलियम कॉलेज 1800 में खोजा, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1853 में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरुआत की गई, जिससे कि भारतीयों को भी एक अवसर दिया जा सके सिविल सर्विसेज में एंट्री का। तो ये आपने सिविल के बारे में काफ़ी पॉइंट्स लिखे। फिर करप्शन को रोकने के लिए, प्राइवेट ट्रेड को रोकने के लिए कॉर्नवालिस ने ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ा दी। सोचा ये गया कि अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो शायद जो प्राइवेट ट्रेड से एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, उनके सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो पैसा आ रहा है वो कम होगा, अल्टीमेटली करप्शन भी कम होगा। फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार के लॉज इंट्रोड्यूस किए। लॉर्ड मैकाले का इसमें अहम योगदान है। एक विधि आयोग बनाया गया जिसने भारतीय दंड संहिता बनाई 1860 में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1862 में और नागरिक प्रक्रिया संहिता 1859 में। इन सबको कोडिफाई करना ब्रिटिशर्स का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर समाज में कुछ प्रगतिशील परिवर्तन में भी उनका इम्पॉर्टेंट योगदान है। प्रोग्रेसिव चेंजेस आए, जैसे कि एजुकेशन में आपको मालूम है मैकॉले मिनट जो कि 1835 में आया, या फिर मैकॉले का स्मरण पत्र एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके अलावा
कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित मामलों को रोकने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए 1804 में नए कानून, नए नियम लागू किए गए। सती रेगुलेशन एक्ट आया 1829 में, इसमें विलियम बेंटिक का अहम योगदान था। हिंदू विधवाओं की पुनर्विवाह कराने के लिए अधिनियम पारित किए गए, ये 1856 में हुआ था। तो इस प्रकार से सोसाइटी में एक प्रोग्रेसिव चेंज आए, सोसाइटी, समाज एक बेहतर कल की तरफ बढ़ सके, इसमें भी अंग्रेज़ों का इम्पोर्टेंट रोल था। तो अगर अब आपके पास ये सवाल आता है कि ब्रिटिश के आगमन या अंग्रेज़ों के आगमन के लाभ क्या है, ये एडवांटेजेस क्या हैं, तो आप इस प्रकार से 3 सब हेडिंग में लिख सकते हैं, आपका आंसर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे हमको बताना है हिटलर की क्या भूमिका रही है द्वितीय विश्व युद्ध में, उसको कराने में, उसको लाने में हिटलर की क्या भूमिका रही है, इसकी विवेचना करनी है, डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पहले विश्व युद्ध की आउटकम्स की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये जो कहानी शुरू हुई ये 1919 से शुरू हो गई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके आउटकम्स कुछ निकल के आए। एक उसका आउटकम था जो मोनार्की है उसका अंत हो गया था। जर्मनी में एक राजा हुआ करता था, काइजर नाम था जिसका। मोनार्की के समाप्त होने के बाद वो हॉलैंड भाग गया और जर्मनी में एक नई सरकार बनी जो कि डेमोक्रेटिक थी, लोकतांत्रिक सरकार बनी। उसको वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा और उसी का एक संविधान बना जिसको वाइमार संविधान कहा गया। ये सब हुआ करीब जनवरी 1919 में। जनवरी 1933 तक इसने वाइमार रिपब्लिक के तौर पे ही कंटिन्यू किया और फिर यहाँ से हिटलर का दौर शुरू हुआ, हिटलर का एरा शुरू हुआ जो कि चलता है 1939 तक। और उसके बाद आता है विश्व युद्ध नंबर 2 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और अगर मैं इसका इमीडिएट रीज़न बताऊं तो वो था 1 सितंबर 1949 को, माफ़ कीजिएगा 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पे अटैक करना। तो देखिए, अगर हम फिर वर्ल्ड वॉर 2 के रीजंस के बारे में समझें, ये हमने एक बैकग्राउंड कवर किया, तो उसके कई अलग अलग रीजंस थे। सबसे इम्पॉर्टेंट था वर्साई की संधि। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो भी हारने वाली ताकतें थी उन पे अलग अलग प्रकार की सैंक्शंस या फिर संधि इम्पोज की गई। जैसे सेंट जर्मेन की संधि की गई थी ऑस्ट्रिया के ऊपर इम्पोज। उसके अलावा न्यूली की संधि जो थी वो बल्गेरिया के साथ की गई थी। ट्रायनन की संधि हंगरी के साथ की गई थी और सेवर्स की संधि टर्की के साथ की गई थी। इस सेवर्स की संधि के तहत तुर्क साम्राज्य का विघटन हुआ। एक खलीफा नाम की पोस्ट हुआ करती थी जिसको हटा दिया गया, जिसके इम्पैक्ट हम इंडियन हिस्ट्री में भी देखते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1920 के आसपास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चले थे और उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव खलीफा को रिस्टोर कराना भी था। और फिर आई जून 1919 में वर्साई की संधि। तो दोस्तों, इस संधि के प्रावधान याद रखने के लिए हम एक गार्गल नाम का शब्द याद रख सकते हैं। गार्गल में जी से है जर्मनी का लैंड, जो कि बाकियों को दे दिया गया। अब कौन कौन सा वो हम समझेंगे। ए है आर्मी। आर्मी पे भी अलग अलग प्रकार की पाबंदियां लगाई गई, जैसे कि जर्मनी को कहा गया तुम मैक्सिमम 1 लाख रख सकते हो अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ। आर मतलब है रिपेट्रिएशन, माफ़ कीजिएगा रेपरेशन ऑफ वॉर्स, यानी कि युद्ध की वजह से जिसका जो नुकसान हुआ है वो जर्मनी भरेगा। चौंका देने वाली बात यह है कि इसके तहत जर्मनी पे कंपनसेशन जो लगाया गया था, जो जर्मनी को देना था, वो था 6600 मिलियन पाउंड। अब भाई जर्मनी बोला इतना पैसा हम कैसे देंगे, तो बोला चलो कोई बात नहीं, तुम किस्त बांध लो, तुम ईएमआई में दो। और ईएमआई कितने साल की, 100 साल की ईएमआई तक तुम दो, यानी कि 100 साल तक जर्मनी युद्ध में विभिन्न देशों द्वारा जो नुकसान झेलना पड़ा उसकी भरपाई करता रहेगा। 100 साल तक वो पैसा भरता रहेगा। एल से हो जाता है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन नामक एक संस्था बनाई गई थी जो बेसिकली एक न्यूट्रल बॉडी होनी थी, लेकिन कई जगह पे ऐसा देखा गया कि ये ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में ही कार्य करती रही। कई ऐसे देश थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश और फ्रांस नहीं लेना चाहते थे जर्मनी के, तो उन टेरिटरीज़ को क्या बोला गया, शुरुआत में लीग ऑफ नेशन लेगा और वो एक मैंडेट के ज़रिए फ्रांस और ब्रिटिश को देगा। यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने तो बोल दिया भाई हमने थोड़ी ली है, हमको तो लीग ऑफ नेशन दे रहा है। तो ये एक पपेट की तरह काम करता रहा ब्रिटेन और फ्रांस के।
उसके अलावा ये देखा गया था कि लीग ऑफ नेशन बुरी तरह फेल हुआ। सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन को अमेरिका ने ज्वाइन नहीं किया। अमेरिका ने बोला कि जो भाई ट्रीटी ऑफ वर्साई में तुमने अलग अलग प्रावधान रखे हैं वो मेरे तो आइडियल से मैच नहीं होते, तो मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। जर्मनी ऑस्ट्रिया क्योंकि वो हारी हुई शक्तियाँ थी तो उन्होंने वैसे भी ज्वाइन नहीं किया। जो यूएसएसआर था वहाँ पे 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई जिसकी वजह से वो कम्युनिस्ट स्टेट बन गया। तो अब ब्रिटेन और फ्रांस ही नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर इसको ज्वाइन करे। तो अब देखिए जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उस समय की उन्होंने ज़्यादातर लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया। उसके अलावा ये सैंक्शन तो लगा देता था, ये बोल देता था कि भाई ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी कंट्री जिस पे सैंक्शन लगा हो उसके डायरेक्शंस के अनुसार काम नहीं करता तो लीग ऑफ नेशन के पास कोई आर्मी नहीं थी इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इसको एनफोर्स कराने के लिए। तो यानी एक शक्तिहीन बॉडी थी ये। उसके अलावा लीग ऑफ नेशन के मौजूद होने के बावजूद जापान ने उसको छोड़ा और आने वाले समय में मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। तो ये दिखाता है कि जापान सीरियस ही नहीं है कि भाई लीग ऑफ नेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जिस्ट करे या ना करे, उसको बस एनेक्सेशन करने हैं तो करने हैं। तो ये दिखाता है लीग ऑफ नेशन को लोग सीरियसली भी नहीं लेते थे क्योंकि उसमें एज सच कुछ खास पावर नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, हम समझते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का यूरोप कैसा था और क्या क्या प्रावधान किए गए। ये सबसे पहले एक क्षेत्र था एल्सेक लॉरेन जो शुरुआत में जर्मनी के पास आ गया था फ्रांस से, वो फ्रांस को वापस कर दिया गया। उसके अलावा कुछ क्षेत्र बेल्जियम को भी दिया गया, कुछ डेनमार्क को दिया गया और कुछ पोलैंड को दिया गया। जैसे कि बाल्टिक सी के आसपास जो कॉरिडोर था वो पोलैंड को दिया गया। इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन फार्मलैंड्स थे तो वो भी पोलैंड को दिए गए। यहाँ पे एक क्षेत्र था जिसका नाम था नॉर्थ शेल्सविक, वो डेनमार्क को दिया गया। जो जर्मनी में एक क्षेत्र था राइनलैंड, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया फ्रांस द्वारा, यानी वहाँ पे अब जर्मनी अपनी आर्मी नहीं रख सकती। फिर एक क्षेत्र था सार नाम का जो शुरुआत में तो लीग ऑफ नेशन के पास चला गया, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने कहा भाई मैं नहीं रखूँगा, मैं इसको 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे देता हूँ, ये मैंडेट से दिया गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वो एग्जाम्पल है कि अगर फ्रांस को कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं हथियानी तो वो क्या करेगा, वो पहले लीग ऑफ नेशन के पास जाएगी, फिर लीग ऑफ नेशन के थ्रू वो उसको हथिया लेगा और बोलेगा ये कि मैंने थोड़ी ली है, लीग ऑफ नेशन ने मुझे दी है एक मैंडेट के थ्रू। साथ में एक ये प्रावधान किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया साथ मिलकर अब यूनियन नहीं बना सकते। साथ में एक यहाँ पे पोर्ट भी है जिसका नाम है डैनजिग पोर्ट। हिटलर 1939 में सबसे पहले इसी को अनेक्स करता है, सबसे पहले इसी को हथियाता है, इसके ऊपर कब्जा करता है और उसके बाद वो जाता है पोलैंड को अटैक करने। और ये जो पोलैंड को हिटलर अटैक करता है ये इमीडिएट कारण बना था वर्ल्ड वॉर 2 का। तो दोस्तों ये हमने समझी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या परिस्थिति थी, क्या क्या प्रावधान किए गए, कौन से क्षेत्र किससे लिए गए और जर्मनी के ऊपर कैसे उसको दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए अलग अलग सैंक्शंस लगाए गए। तो दोस्तों इस सवाल में हमको दिखाना यह है किस प्रकार से अलग अलग पॉलिसीज़ से, अलग अलग ट्रीटीज़ से, अलग अलग प्रावधानों से हिटलर की हिम्मत बढ़ती चली गई और अल्टीमेटली उसने पोलैंड पे चढ़ाई कर दी, उसने पोलैंड को हथिया लिया, उस पर कब्जा कर लिया और उसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। तो यहाँ हमको डिस्कस करने की बात की गई है, विवेचना करनी है। आप शुरुआत इसकी ऐसे कर सकते हैं कि आप एक हिटलर का बैकग्राउंड दे सकते हैं, हिटलर कैसे पावर में आया, फिर एक एक करके लिखिए कि किस प्रकार से हिटलर की अहम भूमिका रही द्वितीय विश्व युद्ध कराने में। तो दोस्तों हमने शुरुआत ऐसे की है कि भाई हिटलर जो है उसको आमतौर पर दोषी पाया जाता है जब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। वो 1933 में जर्मनी में पावर में आया और हमने समझा था 1933 से लेकर 1939 तक ऐसे सिचुएशंस बनते चले गए जिसकी वजह से अल्टीमेटली द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब क्या क्या फैक्टर्स थे, सबसे पहले जो वर्साई की संधि थी उसकी अवहेलना की गई। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के ऊपर रीआर्मामेंट लगाया गया था, माफ़ करिए रीआर्मामेंट पे बैन लगाया गया था। जर्मनी को कहा गया था कि भाई आप 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते, आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 1 लाख होनी चाहिए, आप कोई टैंक नहीं रख सकते, कोई सबमरीन नहीं रख सकते, कोई एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, अगर आपको शिप्स रखनी है तो मैक्सिमम 6 है जो आप रख सकते हो।
और आप इनमें से किसी की भी संख्या बढ़ा नहीं सकते, तो आप अपने आप को मजबूत नहीं बना सकते। ये जो बैन था, लेकिन हिटलर ने इसकी अवहेलना की। हिटलर ने इस बैन को माना नहीं और अपनी शक्ति बढ़ाना वो शुरू हो गया। फिर हमने पढ़ा था कि राइनलैंड में फ्रांस ने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, यानी वहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं रुकेगा। पर 1936 में हिटलर ने अपनी सेना को राइनलैंड में भेजना शुरू कर दिया। 1938 के साथ आते आते वो ऑस्ट्रेलिया के साथ यूनाइट हो गया। एक प्रावधान हमने ये भी पढ़ा था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया साथ में यूनाइट नहीं हो सकती, पर उस प्रावधान को भी यहाँ पे नहीं माना गया और 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलके अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लग गए। फिर जो आर्मी की स्ट्रेंथ बताई गई थी 1 लाख, उसको भी हिटलर ने बढ़ाया। नेवी में 6 शिप तक मैक्सिमम बोला गया था, उसको भी बढ़ा दिया। एयरफोर्स में भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उसने स्ट्रेंथ वापस बढ़ाई। तो बेसिकली दिखाता ये है कि जर्मनी ने यहाँ पे अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। हर एक क्षेत्र में वो अपनी ताकत को बढ़ाने लगी। फिर भाई हिटलर ने देखा कि एक तो जब जापान ने लीग ऑफ नेशन छोड़ा और मंचूरिया पर कब्ज़ा किया तो लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसके बाद इटली जो है उसने 1935 में इथियोपिया पे अटैक किया और तब भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोल पाया और चुप रहा। तो इन दोनों इंसिडेंट से हिटलर की हिम्मत बढ़ी। उसने कहा अगर मैं भी कोई एरिया अनेक्स कर लूँगा, किसी पे कब्ज़ा कर लूँगा, तो भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोल पाएगा। तो इसी के चलते, इसी बड़ी हुई हिम्मत के चलते हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को 1939 में इन्वेड किया और ये दिखा दिया कि अब वो रुकने वाला नहीं था। फिर जो फाइनल ब्लो था वो था पोलैंड का एनेक्सेशन 1939 में। नाजी फोर्सेस ने जब पोलैंड को इन्वेड किया उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 1941 आते आते नाजी सेना ने यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसके अलावा आप दोस्तों एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, यानी कि हुआ क्या, जब ये सब हो रहा था हिटलर अलग अलग जगह पर कब्जा कर रहा था, अपने सैनिक बढ़ा रहा था, अपनी सेना की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था, अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा था, तो ब्रिटिश और फ्रांस सब कुछ देखकर भी चुप रहे और वो सोचते रहे कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ सकता है। तो इसीलिए शांति स्थापना जो लीग ऑफ नेशन द्वारा हुई थी उसको जारी रखा जाए। और यही देख के ब्रिटिश और फ्रांस के द्वारा इसी रवैये को जब लगातार अपनाया जाता रहा, इसी तरीके से वे हिटलर के कारनामों को नज़रअंदाज करते रहे, तब हिटलर की हिम्मत और बढ़ गई। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो हिटलर है वो शुरू से ही एक युद्ध चाहता था और पोलैंड तो बस एक जरिया था उस बड़े युद्ध तक पहुंचने का। तो इस प्रकार से आपने अलग अलग एंगल से इस चीज़ को कंफर्म किया कि कैसे हिटलर विश्व युद्ध का कारण बना। फिर हम लोग एंड करेंगे, उसकी एक पुस्तक है मीन कैम्प, उसके आइडिया को लिखते हुए उसमें हिटलर ने कहा है कि वह कम्युनिज्म को नष्ट करना चाहता था और परमानेंटली यूएसएसआर को नियंत्रित करना चाहता था, अपने अधीन करना चाहता था, और इसमें से कुछ भी संभव नहीं था अगर एक युद्ध ना हो। यानी युद्ध की नीति तो, युद्ध का विचार तो पहले से उसके दिमाग में था। अब युद्ध तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी थी वो था पोलैंड का एनेक्सेशन। अब दोस्तों अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो वो यहाँ पे हमने आपके लिए आंसर बना के रख दिया है। आप इनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उठा सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले का नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद था, वो एक अहम ताकत के रूप में उभर रहा था। और उसमें भी अगर हम लोग कोट करें तो सर्बिया में नेशनलिज्म बहुत अहम योगदान निभा रहा था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसके अलावा बहुत सारे नेशंस की फॉरेन पॉलिसी भयंकर तरीके से कॉम्प्लिकेट हो गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने एक या एक से अधिक देशों को इस बात का वचन दिया था कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम आपके समर्थन के लिए आएंगे। इसकी वजह से काफ़ी देशों में आपस में कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसने सर्बिया को एक फाइनल अल्टीमेटम, एक आखिरी चेतावनी भेजी, और जब सर्बिया ने उसको मानने से मना कर दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर युद्ध घोषित कर दिया। और यहाँ पे जर्मनी का बहुत अहम सपोर्ट था। कैसे आया? फ्रांस फर्डिनांड की हत्या के बाद जर्मनी ने वैसे ही वचन दिया था कि भाई हम ऑस्ट्रिया और हंगरी को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा भाई युद्ध लड़ा जाएगा तो
किसी एक देश की जनता भी सपोर्ट में होनी चाहिए। तो जर्मन जो लोग थे उन्होंने अपने लीडर्स को पूरा सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर 1 से पहले के वर्षों में। उसके अलावा जर्मनी को एक राइजिंग पावर की तरह देखा जा रहा था। अब कैसे बर्दाश्त होगा, उस समय ब्रिटिश जो है वो अपने आप को एक सुपर पावर मानता था, और इनफैक्ट वो था भी, क्योंकि ज़्यादातर एरियाज़ को उसने अपनी कॉलोनी बना रखा था। और ये जो इम्पीरियलिज्म है, ये जो साम्राज्यवाद है, यही एक अहम कारण बना था प्रथम विश्व युद्ध का भी। और जब ब्रिटेन को अपनी शक्ति को चुनौती देने वाला कोई भी दूसरा नेशन उभरता हुआ दिखेगा तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए और अल्टीमेटली प्रथम विश्व युद्ध के वह कारण बने। अब दोस्तों, ये एक मॉक क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है, और जो हमने अभी डिस्कस किया उसके आधार पर, उससे मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे मुख्य कारणों में से एक थी। विवेचना करनी है आपको इसकी। तो आपको ट्रीटी ऑफ वर्साय के सभी प्रावधान लिखने होंगे और फिर बताना होगा किस प्रकार से वो प्रावधान तोड़े गए हिटलर द्वारा, और किस प्रकार से उन प्रावधानों ने जर्मनी में एक नेशनलिज्म जगाने का कार्य किया। तो आप प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के बारे में। पूछा ये गया है कि 1857 का विद्रोह किस प्रकार से भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है, इसका विश्लेषण करना है। तो जैसा कि सवाल 1857 के विद्रोह के बारे में बात करता है, आपको इंट्रोडक्शन में उसी की भूमिका बनानी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, आप उसके स्प्रेड के बारे में बता सकते हैं, यानी उसके विस्तार के बारे में बता सकते हैं कि भाई वो दिल्ली से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था, उसकी आवाज़, उसके नॉक्स यहाँ तक सुनाई दे रहे थे। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि इसमें हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखी गई। और फिर सीधे आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आ जाएंगे, इसके परिणामों पे आ जाएंगे। देखिए, क्योंकि हमको साबित ये करना है कि वो ऐतिहासिक रहा, इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तो जब वो हो गया, उसके बाद ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से वो इतिहास में एक निर्णायक मोड़ रहा, हिस्टोरिकल रहा। तो वो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम। तो इस सवाल में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं, उसके परिणाम लिखने हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में वर्णन करना है। तो दोस्तों, जब ये चल रहा था तो करीब अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल आया। बिल का नाम था एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया। इसको जल्दी ही पास कर दिया गया और पास करके फाइनली ये एक्ट बन गया, और ये अब हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हालांकि तब इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया नवंबर में। नवंबर 1858 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक दरबार लगाया गया। दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन के बिहाफ पे ये समझाया कि भाई एक्ट आखिर है क्या, इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं, और पुराने जो भी प्रचलन चल रहे हैं उससे अब किस तरीके से बदलाव आप लोग देखेंगे। तो वो जो समझाया गया है उसी को हम कहते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन। तो अब ये जो एक्ट है, ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा ये साबित करने के लिए कि 1857 का विद्रोह एक निर्णायक मोड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन छीन लिया गया और अब ब्रिटिश क्राउन द्वारा रूल किया जाएगा। उसके अलावा एक डुअल गवर्नमेंट जो स्थापित की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में, उसका भी यहाँ पे खात्मा कर दिया गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट में एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ये दो बॉडीज़ थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर हैं उनको देखना, और वहीं पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको देखना। अब इस पूरी जो सिस्टम है, ये पूरा प्रोसेस है, इसको एंड कर दिया गया और इसकी जगह एक नया पद आया, एक नई पोस्ट आई जिसको बोला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, एक पॉलिटिशियन था जो ब्रिटिश में रह के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, भारत में प्रशासन को संभालेगा। तो यानी एक नई पोजीशन क्रिएट की गई। अब भाई ये तो बैठा है इंग्लैंड में, तो भारत में कौन रहेगा जो इसके कहने पे काम करेगा या इसको अकाउंटेबल होगा? तो वो है वाइस रॉय। और बात यह है कि उससे पहले था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
तो ये तय किया गया कि ये दोनों जो पोस्ट हैं वो एक ही व्यक्ति संभालेगा। धीरे धीरे करके ये पोस्ट एक साथ मर्ज हो गई और फाइनली एक पोस्ट रह गई जो थी वाइसरॉय की। उसके अलावा अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई किसी भी धार्मिक मामले में हम कोई अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके अलावा सामाजिक स्तर पे जो हम लोग देख रहे थे कि वो प्रोग्रेसिव नीति अपना रहे हैं, उसको भी रोक दिया गया। जैसे कि सती प्रथा का एंड उन्होंने किया था। उसके अलावा विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने एक अधिनियम पारित किया था। उसके अलावा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने और भी अलग अलग नीतियाँ बनाई थी। भ्रूण हत्या को उन्होंने क्रिमिनलाइज किया था। तो इस सब को रोक दिया। उन्होंने कहा अब इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं, अब हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, वो है डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो की राजनीति पे हम लोग अब चलेंगे। उसके अलावा कुछ चेंजेस किए गए आर्मी में, जैसे यूरोपियंस की संख्या बढ़ा दी गई आर्मी में। उसके अलावा जो आर्मी है उसको सांप्रदायिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज किया गया। उसके अलावा ये तय किया गया एक सिंगल कमांडर इन चीफ रहेगा जो सब लोगों को कंट्रोल करेगा। फिर फाइनली अगर बात करें ज़मींदारों के प्रति क्या उनकी नीति रही, यहाँ पे हम ज़मींदार और राजा दोनों लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि अब हम कोई भी राज्य को एनेक्स नहीं करेंगे, किसी पे भी हम लोग इस प्रकार की कोई नीति नहीं चलाएंगे जिससे उसको एनेक्स किया जा सके। दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अब से नहीं लगेगी। ये भी एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह भड़का था। उसके अलावा ये बोला गया कि जो क्वीन है वही अब भारत की पैरामाउंट है, सबसे जो ऊंची हस्ती है जिसके नीचे पूरा शासन चलेगा वो है क्वीन, और जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ज़मींदार हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितने सारे अलग अलग स्फेयर्स में चेंजेस किए गए 1857 के विद्रोह के बाद। तो ये इस विद्रोह को इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनाते हैं। देखिए, शुरुआत में हमने उसके स्प्रेड के बारे में बात की है। दिल्ली से बंगाल तक वो फैला हुआ था। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। उसके अलावा इसमें बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था सोल्जर्स का, ज़मींदारों का, राजाओं का, किसानों का, आर्टिसंस का। हिंदू और मुस्लिम दोनों इसमें साथ साथ थे, यूनिटी थी। लेकिन जो इसके परिणाम हैं, जो उसकी वजह से ही ये विद्रोह एक ऐतिहासिक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बदला। 1858 में एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया। अब जो है वो क्वीन सब चीज़ें संभालेगी। ये जो है अधिनियम 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ था और उस समय तक ये विद्रोह पूरी तरह दबाया भी नहीं गया था। तो यानी ब्रिटिशर्स पहले ही समझ चुके थे अब कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे कि इंडियंस को शांत किया जा सके। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। वो इंग्लैंड में बैठ के यहाँ का यहाँ की राजनीति चलाया करता था। उसकी मदद करने के लिए भारत में एक वाइसरॉय को बिठाया गया। उसके अलावा क्वीन विक्टोरिया को पैरामाउंट बना दिया गया। अब कहा गया कि जो ब्रिटिश क्राउन है, पूरा प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीधी उसकी कंट्रोल में रहेगा, उसके नियंत्रण में रहेगा। राजाओं और ज़मींदारों के लिए भी पॉलिसी या नीति में परिवर्तन लाया गया। सबसे पहले कहा गया कि आपका जो राज्य है अब उसका हरण नहीं किया जाएगा। उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी यहाँ पे रद्द कर दिया गया। उसके अलावा कहा गया कि अब ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट की तरह आप काम करेंगे, उनके अधीन आप रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपके राज्य का हरण नहीं करेगी, आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगी। उसके अलावा अलग अलग नीति बनाई गई ज़मींदारों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर सोशल पॉलिसी में बदलाव किए गए। सती प्रथा का अबॉलिशन, जो विधवाओं को रीमैरी कराने के लिए अधिनियम लाया गया था। इस प्रकार के जो भी प्रोग्रेसिव पॉलिसी चल रही थी उनको रोक दिया गया। अब ऑर्थोडॉक्सी या फिर रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया गया। अंग्रेज़ों ने बोला अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक ही नीति पे फोकस करना है, बांटो और राज करो। और इसी वजह से जो इसके बाद के एक्ट्स हम लोग देखते हैं वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट और अन्य ऐसे प्रावधान होते हैं जिससे दो धर्मों में, दो सांप्रदायों में, दो ग्रुप्स में आपस में बैर हो और एक डिस्टेंस उनमें बढ़ जाए।
उसके अलावा उन्होंने कहा भाई धार्मिक मामलों में तो हम छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं। सेना का पुनर्गठन किया गया, यहाँ पे यूरोपियन सोल्जर्स जो थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। उसके अलावा सांप्रदायिक आधार पे सेना को संगठित करा गया, जिससे कि वो जो फूट डालो की राजनीति है उसको अच्छे से अंजाम दिया जा सके। एक ही कमांडर इन चीफ के अंडर पूरी आर्मी को लाया गया और ये तय किया गया कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया से रिक्रूटमेंट या भर्ती करने के बजाय अब हम गोरखा, सिख और पठान को ज़्यादा आर्मी में भरेंगे। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न पहलुओं पे देखा किस तरीके से ये 1857 का युद्ध हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान पाता है। फाइनली कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि 1857 का जो युद्ध था, ये जो पूरी क्रांति थी, ये आने वाले नेशनलिज्म के लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा का स्रोत बना। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इंडिया जो है उसमें धर्मनिरपेक्षता या फिर सेक्युलरिज्म एक ऐसा एलिमेंट है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और इसी के ऊपर आपको डिस्कस करना है। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसका यही क्रक्स निकल के आता है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारत में एक एसेंस, एक अभिन्न अंग की तरह काम करता है। इसी की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। तो आप दोस्तों इंट्रो या फिर भूमिका जब बनाते हैं तो उसमें ये लिख सकते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आप क्या लिखेंगे, जो धर्मनिरपेक्षता है वो यूनिटी पे फोकस करता है। किसकी यूनिटी? रिलीजन में यूनिटी। किसकी यूनिटी? कास्ट में यूनिटी। या फिर किसकी यूनिटी? लैंग्वेजेस में यूनिटी, भाषाओं में यूनिटी। यानी कि इन सभी में यूनिटी बनी रहनी चाहिए, ऐसा ही कोर विचार है सेक्युलरिज्म का। और आप देखिए तो भारत में कई सारे धर्म मौजूद हैं, कई जातियां मौजूद हैं और साथ में बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो इसीलिए भारत में इनकी यूनिटी बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता बहुत आवश्यक है। उसके अलावा सेक्युलरिज्म ये कहता है कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अब क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है, तो जो इक्वल राइट वाला कॉन्सेप्ट है ये तो वैसे भी इंडिया में अप्लाई होना ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सेक्युलरिज्म ये कहता है कि भाई जो माइनॉरिटी हैं आपकी कंट्री में, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो आप देखो भारत में कई सारी माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं। तो अगर हम तन मन धन से धर्मनिरपेक्षता का पालन करेंगे, सेक्युलरिज्म को फॉलो करेंगे, तो इन सभी मौजूद माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर राइट्स मिल पाएंगे। दूसरा जो सेक्युलरिज्म बोलता है कॉन्सेप्ट, या जो धर्मनिरपेक्षता एक कॉन्सेप्ट बताती है, वो ये है कि भाई स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। तो इसका मतलब हर एक धर्म को अधिकार है अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखने का, उसकी मान्यताएं पूरी तरीके से मानने का। उसके अलावा कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेक्युलरिज्म है, वो कम्युनलिज्म को या फिर सांप्रदायिकता को रिप्लेस करने में या कुछ हद तक कम करने में बहुत उपयोगी साधन साबित हो सकता है। और भारत में हमने देखा है कम्युनलिज्म किस तरीके से जड़े करे हुए है। तो अगर धर्मनिरपेक्षता भारत में नहीं होगी तो ये बढ़ता चला जाएगा, एक एनार्की की तरफ ले जाएगा, एक ऐसे सिस्टम की तरफ ले जाएगा जहाँ पे सब कुछ अव्यवस्थित होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और धर्मनिरपेक्षता एक उदार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको डिस्कस करने के लिए कहा गया है या फिर विवेचना करनी है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ये कह के कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता भारत जैसे राष्ट्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता जो है यूनिटी पे फोकस करती है, लैंग्वेजेस के, कास्ट के, रिलीजन के, और इन सभी से भारत सुशोभित है। इसमें अन्य और भी आप फैक्टर्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इससे संबंधित कारणों को आप विस्तार से बताएंगे। फाइनली आप ये लिखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बीच में सीधा संबंध है, और संबंध ये है कि धर्मनिरपेक्षता एक उदार लोकतंत्र के लिए अभिन्न अंग है। तो हमने दोस्तों ये सवाल का उत्तर शुरू किया है ये लिखते हुए कि इंडियन सोसाइटी में धर्मनिरपेक्षता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये बैलेंस करता है एक स्टेट के और
उसके अंदर मौजूद अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप। ये एकता पर केंद्रित है, यूनिटी पर केंद्रित है। और किन किन के बीच में? धर्म, जाति, भाषा, अलग अलग धर्मों को, जातियों को, भाषाओं को महत्व देने के बजाय ये सभी की एकता पर केंद्रित है। इसीलिए ये ज़रूरी है भारत जैसे लोकतंत्र के लिए। फिर उसके अलावा ये क्या करता है? ये अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। और इंडिया क्योंकि इतने विभिन्न रिलीजियस ग्रुप्स को अपने अंदर अकोमोडेट करता है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेक्युलर होना। उसके अलावा एक ऐसे लोकतंत्र के लिए जो सभी को बराबर के अधिकार देने में भरोसा रखता हो, इक्वल राइट्स में भरोसा रखता हो, सेक्युलरिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया जो कि है विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें तो ये अपने आप ही निहित है, उसके स्वभाव में वैसे ही है ये। उसके अलावा मेजॉरिटी के द्वारा जो पावर है उसका मिसयूज़ चेक करता है ये, और माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि इंडिया में इतनी सारी माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं, तो इंडिया के स्टेबल फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट किसी को भी धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो ये सभी धर्मों को अपनी मान्यताओं के अनुसार कार्य करने के लिए पूरी आज़ादी देता है। सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो विनाशकारी सांप्रदायिकता के विकल्प के रूप में उभरती है। तो वैसे भी अगर ये भारत में मौजूद नहीं होगी तो इतने अलग अलग धर्मों की मौजूदगी की वजह से कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता बहुत हद तक बढ़ जाएगी, जो कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। इसीलिए ये भारत में कहीं ना कहीं मौजूद है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता जो है सार्थक वो तभी होती है जब वह लोकतांत्रिक समानता से जुड़ी हुई हो। अगर कोई भी एक ऐसा देश है जो अपने आप को कहता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो तब तक धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा जब तक स्वतंत्रता और समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाता है। यह धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव रोकने पर केंद्रित है। और एक उदार लोकतंत्र तो वैसे भी किसी भी भेदभाव के खिलाफ होता है। तो यानी कि एक उदार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है धर्मनिरपेक्षता। फिर दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे हैं, अगर आपके साथ आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित चुनौतियां क्या है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हालांकि हम संविधान में हमारे संविधान में ये कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उस पर वह पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं समाज में धर्म का कितना ज़्यादा प्रभाव है, कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ तक कि वोट बैंक के चलते भी जो पार्टीज़ हैं अलग अलग, वो धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, वो रिलीजियस लाइन पे ही टिकट्स बांटती है। उसके अलावा हम डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन ये हमारे देश में आज भी हो रहा है जब इंसिडेंट्स मिलते हैं यूथ रेडिकलाइजेशन के। अलग अलग आतंकवादी संगठन जैसे कि आईसिस हमारे देश के मुस्लिम युवा को रेडिकलाइज करने के प्रयास में लगा रहता है। तो भाई सेक्युलरिज्म यहाँ पे कैसे नहीं रोल प्ले करता। उसके अलावा अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो हमने देखा था सेक्युलरिज्म जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर हम कुछ फैक्ट्स पे ध्यान दें तो ये सामने आता है कि पॉलिटिकल एरिना में यानी राजनीति में आज भी जो माइनॉरिटी है वो बहुत कम पोजीशन होल्ड करता है। यहाँ पे हमने एक फैक्ट लिखा है, सच्चर कमेटी की सिफारिश की फाइंडिंग्स के अनुसार ये पता पड़ा है कि भारतीय पॉपुलेशन का 14% कम से कम मुस्लिम बनाते हैं, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पे देखा जाए यानी प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या देखी जाए तो सिर्फ 2.5% ही है मुस्लिम्स। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को अपना फेयर शेयर नहीं मिल पा रहा। उसके अलावा अपने वोटर बेस के लिए कई बार गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेट करती है। हमने बात की कि किस तरीके से रिलीजियस या फिर धार्मिक आधार पर पार्टी टिकट्स का वितरण होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप धर्मनिरपेक्षता की तरफ झुक जाएंगे तो हमारी धार्मिक पहचान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में ही बात करते रहेंगे तो हमारा धर्म कहाँ जाएगा। उसके अलावा सेक्युलरिज्म होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे मूवमेंट भी देश में देखे गए हैं जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन होता है, जैसे कि घर वापसी,
ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत में सेक्युलरिज्म को। उसके अलावा भारत धार्मिक आधार पर बटा हुआ है। धार्मिक आधार पर सामाजिक विभाजन बहुत हद तक देखे जाते हैं। राजनीतिक दलों में, श्रमिक संघों में, छात्र संघों में ये सब बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। और एक चैलेंज ये भी है कि हम लोग किसी भी विशिष्ट धार्मिक अवधारणा के प्रति अंधनिष्ठा जताते हैं। वो एक चिंताजनक फैक्ट है। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण के बारे में एक सवाल पूछा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके क्या इम्पैक्ट हैं भारत की महिलाओं पे। उन प्रभावों की आपको विवेचना करनी है और यहाँ पे आपको उदाहरणों का इस्तेमाल करना है, तभी आपका उत्तर यहाँ पे संपूर्ण होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में सबसे आसान है, आप उस चीज़ को डिफाइन कर दीजिए, परिभाषित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप इससे संबंधित अलग अलग एरियाज़ लीजिए कि कैसे ये अलग अलग एरियाज़ को प्रभावित करता है। क्योंकि सवाल महिलाओं के बारे में पूछा गया है तो महिलाओं संबंधित क्षेत्र हम लोग लेंगे। जैसे सबसे पहले जॉब में आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, जिससे कि जॉब के अवसर बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। उसके अलावा अब जो है क्वांटिटी ऑफ वर्क भी ज़्यादा अवेलेबल है, प्लस क्वालिटी ऑफ वर्क भी बेहतर अवेलेबल है। क्योंकि बाहरी कंपनियां आती हैं, उनके एथिक्स बेटर होते हैं, मोरल्स बेटर होते हैं, उनकी गवर्नेंस बेटर होती है, बेहतर पैकेज मिलता है, बेहतर वेतन मिलता है। तो महिलाओं के लिए इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे अवसर में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा लोगों की मानसिकता की अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव आया है ग्लोबलाइजेशन के चलते। क्यों? क्योंकि अब एजुकेशन एक अहम भूमिका निभा रहा है भारत के विकास में। यहाँ पे आप कोई डेटा भी कोट कर सकते हैं किस प्रकार अब जो है महिलाएं ज़्यादा शिक्षित हो रही हैं। और ऑब्वियसली ये जॉब महिलाएं तभी ले पाएंगी जब उसमें उन्होंने उनमें प्रॉपर स्किल्स होगी और प्रॉपर एजुकेशन उनको प्राप्त होगी। उसके अलावा मानसिकता जो है उसमें बदलाव ये भी आ रहा है कि अब जो महिलाएं हैं वो किसी भी प्रकार से पुरुषों से पीछे नहीं है, यानी हम लोग लैंगिक समानता की बात करने लगे। उसके अलावा मीडिया एक अहम भूमिका निभा रही है जागरूकता फैलाने में। किसी महिला के अचीवमेंट्स जो होते हैं वो मीडिया में दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से और भी महिलाएं उसको देख के प्रेरित होती हैं। उसके अलावा मीडिया यहाँ भी अहम भूमिका निभाता है कि वो परिवार की मानसिकता को और ब्रॉड करता है। वो लोगों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों। इस वजह से ही मानसिकता में भी बदलाव आया है। फिर अगर हम देखें कि आज क्या क्या भूमिका या क्या क्या रोल्स महिलाएं निभा रही हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पद हैं, प्रतिष्ठित पद हैं जिस पे महिलाएं आजकल अपॉइंटेड हैं। यहाँ पे आप किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रतिभा पाटिल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके अलावा अब महिलाएं सिर्फ होम मेकर नहीं रह गईं, अब वो घर से बाहर निकलकर हर एक क्षेत्र में पुरुष से कदम मिला के चल रही हैं। उसके अलावा महिलाओं को मिलने वाले जो अधिकार हैं वो बड़े हैं। फैमिली में उनका रोल बेहतर हुआ है, उनके डिसीजंस को इम्पोर्टेंस मिलने लगी है। और आजकल हम देख रहे हैं इंटरकास्ट मैरिजेस भी अलाउ हो रही हैं। एक समय होता था जब महिलाओं को इस प्रकार के कोई भी राइट्स या रूल्स नहीं दिए जाते थे। अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं और उसका एकमात्र कारण है ग्लोबलाइजेशन। इस क्वेश्चन के अनुसार मतलब एकमात्र कारण है ग्लोबलाइजेशन। उसके अलावा जो भी महिलाओं से संबंधित इश्यूज़ हैं उनको भी ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, लोग उसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार के प्रति और महिलाओं के रोल्स के प्रति। तो ये सब तो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए, लेकिन जो क्वेश्चन है वो महिलाओं पे पड़ने वाले इम्पैक्ट की बात करता है। तो इम्पैक्ट में तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो नेगेटिव ये हो जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, बाहरी कंपनियां यहाँ पे आएंगी तो वो ज़्यादा स्किल्स वाले लोग या फिर एम्प्लॉयज़ मांगेंगी। तो अगर महिलाओं को प्रॉपर स्किल्स नहीं मिलती है तो वो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा जॉब पाना। उसके अलावा अगर यही परिस्थिति बनी रही तो जेंडर इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी उल्टा, क्योंकि ऐसी स्किल्स वाली जॉब महिलाओं को मिल नहीं पाएगी तो उसमें आपको ज़्यादातर मेल दिखेंगे।
उसके अलावा ये जो जॉब है महिलाओं को जो मिल गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसके लिए उनके ऊपर डबल बर्डन पड़ने लगा है। यानी अब उनको अपने घर को भी देखना पड़ता है, उसको भी चलाना पड़ता है और साथ साथ अपनी जॉब को भी देखना पड़ता है। उसके अलावा माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन के कारण अगर किसी ऐसी जगह पे जॉब लग जाती है जहाँ पे महिलाओं के प्रति मानसिकता आज भी अच्छी नहीं है, तो वो वायलेंस का भी शिकार होती हैं। उसके अलावा जॉब के चलते महिलाओं को कहीं अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो उसमें उनके और उनके परिवार के बीच की सेंसिटिविटी कम हो रही है। उसके अलावा अगर कोई अपने पार्टनर से दूर रहती है जॉब के चलते, तो उनकी लाइफ में भी अलग अलग डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी लिख सकते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन दीजिए, फिर आप पॉजिटिव इफ़ेक्ट लिखिए, फिर आप नेगेटिव इफ़ेक्ट लिखिए, और ये सब लिखने के बाद फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे ये कह के कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस समय और बेहतर पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण से संबंधित सभी लाभ उठाए जा सकें। तो यानी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमने अप्रोच लिखी है, एक समाधान को लिए हुए निष्कर्ष हमने लिखा है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से एड्रेस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस हमको करना है, विवेचना करनी है। तो शुरू में परिभाषित करें आप इंट्रोडक्शन में, फिर आप इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि वैश्वीकरण ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि हमसे महिलाओं के बारे में पूछता है, तो हम महिलाओं पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताएंगे, और अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देने के लिए हमको कोशिश करनी है। इनफैक्ट यहाँ पे तो आपको इस प्रश्न में भी ये चीज़ दी हुई है कि आपको विभिन्न उदाहरण भी देने हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब अलग अलग नेशंस और उनमें रहने वाले लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। और कैसे जुड़ेंगे? गुड्स के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से और अपनी संस्कृति के माध्यम से। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन जो है उसने महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित किया है। अब पॉजिटिव इफेक्ट की बात आए, सबसे पहले तो रोज़गार निर्माण। वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, जिसकी वजह से रोज़गार के अवसर में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण होता है, जिसकी वजह से फाइनली महिला सशक्तिकरण होता है। मानसिकता में बदलाव करने की कोशिश की गई है। लोगों का जो ट्रेडिशनल माइंडसेट रहता था, पारंपरिक मानसिकता रहती थी, उसमें बदलाव आया है। उसके अलावा महिलाओं को अब बेहतर एजुकेशन मिल रही है। हम लोग ये देख सकते हैं कि 1951 के आसपास जो महिलाओं की लिटरेसी थी, यानी महिलाओं की साक्षरता दर थी, वो करीब 8.9% थी, जो कि 2011 में बढ़ के 65% तक हो गई है। यानी आप देखिए वैश्वीकरण के साथ कितनी तेज़ गति से एजुकेशन भी पेस पकड़ रहा है। अब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत अहम योगदान निभाया है महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में। उसके अलावा उनके रोल्स चेंज हो गए हैं। अब वो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैंडल करती हैं, भले ही वो कोई कंपनी हो, कंप्यूटर संबंधित, आईटी संबंधित, पॉलिटिक्स की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें। अब उनके सिर्फ घर में रहकर खाने बनाने तक के रोल सीमित नहीं रह गए हैं। सिर्फ एक गृहिणी नहीं है, अब वो बाहर जाके जॉब कर पा रही हैं। तो नंबर ऑफ जॉब यानी जॉब की मात्रा और जॉब्स की गुणवत्ता दोनों ही बेहतर हुए हैं महिलाओं के लिए। फैमिली में अब वो बेहतर डिसीजन ले पा रही हैं। अपने अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ सकती हैं। अब इंटर कास्ट मैरिजेस का भी प्रचलन हो गया है। एक कास्ट में मैरी करना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। उसके अलावा जो भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उनका इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है, उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। महिलाओं का अगर कहीं शोषण होता हो, कहीं उनके अधिकारों को क्षति पहुंचती हो, तो ऐसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस मुद्दे को उठाते हैं। तो अब महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु बहुत सारे संगठन मौजूद हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल वो निभा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को स्वतंत्रता हासिल हुई है। मौलिक अधिकार जो उनके रहे हैं उसके प्रति अधिक स्वीकृति हुई है समाज में। बाल विवाह में कमी आई है। यहाँ पे हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सतत विकास लक्ष्य की भी बात कर सकते हैं। लक्ष्य नंबर 5.3 जो है वो बाल विवाह को
ख़त्म करने के ऊपर ही केंद्रित है। 2030 तक हमको बाल विवाह को ख़त्म करना है। तो ग्लोबलाइजेशन ने इसको मीट करने में भी अहम भूमिका निभाई है। फिर नेगेटिव बातें करें तो देखिए इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को उतनी स्किल्स लानी पड़ेंगी जो विदेशी कंपनियां मांगेंगी, जिसकी वजह से अगर वो नहीं ला पाएंगी तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सरक जाएंगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने की वजह से उनको अलग अलग सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट हैं वो नहीं मिलेंगे और उनकी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी पुराने समय से चलती आ रही है। इनफैक्ट और भी ख़राब हो सकती है। टेक्नोलॉजी के साथ उनको कदम बढ़ाने होंगे, उसके साथ उनको स्किल्स एक्वायर करनी होंगी। आजकल महिलाएं जो हैं दो दो भार संभाल रही हैं, दोहरा बोझ संभाल रही हैं, जो एक तरफ परिवार को भी देखती हैं और दूसरी तरफ अपने जॉब का भी पूरा ध्यान रखती हैं। देखा ये गया है कि विदेशी कंपनियों के आगमन की वजह से जो ये बेहतर अवसर आ रहे हैं, इनको हासिल करने के लिए पुरुष तो माइग्रेट कर जाते हैं शहरों में, फिर जो पीछे वो खेती छोड़ जाते हैं उनको महिलाएं संभालती हैं। तो इससे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। इससे उनका बहुत खास कुछ वित्तीय सशक्तिकरण नहीं हो रहा। और जो वुमेन माइग्रेट भी करती हैं किसी ऐसे शहर में जो महिलाओं के लिए सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पे उनको वायलेंस का भी खतरा बना रहता है। उसके अलावा क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हुए हैं, घंटों तक बैठा रहना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, इसकी वजह से अलग अलग प्रकार के डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है, ओबेसिटी या फिर मोटापा कॉमन हो गया है, कैंसर भी आजकल काफ़ी देखा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल चेंज या फिर जीवन शैली में बदलाव के कारण उत्पन्न हो रही हैं। फिर जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष हमको लिखना है, उसमें हम लोग आशावादी रहने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा है कि भाई महिलाओं के लिए हालांकि एक पॉलिसी मौजूद है जो है नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन या फिर राष्ट्रीय महिला नीति 2016, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी पॉलिसीज़ को पूरी तरीके से ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और अगर हम उनको अच्छे से लागू करने में सक्सेसफुल होंगे तो ग्लोबलाइजेशन का मैक्सिमम बेनिफिट हम ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम यहीं तक के सवाल रखेंगे। इसके आगे के सवाल आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे पूरे लेक्चर में, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।